क्योंकि भिवानी के अंदर जो राजनीति रही है कहीं ना कहीं जातीय समीकरण भी उसको प्रभावित करते हैं। भ्रष्टाचार में फंसा, उपाध्यक्ष भ्रष्टाचार में फंसा, तो सरकार ये चाहेगी स्वाभाविक तौर पर कि हमारी छवि ठीक रहे और आगे से ये दाग किसी तरह से हटाया जाए। क्या लग रहा है, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहाँ निशाना लगाने वाली है और कौन कैंडिडेट होने वाला है बीजेपी? क्या होता था, एक आदमी चुना गया, उसने जाके कह दिया जी मैंने फलां पार्टी को समर्थन दे दिया और पार्टी ने मेरे को समर्थन दे दिया, तो वो उस पार्टी की गोदी में जा बैठता था, चाहे उसका उस पार्टी से कोई लेना देना ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक और अपडेट के साथ दोबारा जुड़ गया हूं। दोस्तों, हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है और भिवानी की जनता जानना चाहती है कि कैंडिडेट कौन होने वाला है भिवानी में, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें। वैसे तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पर भी सवाल पैदा हो गया है। जिस तरीके से ललित अग्रवाल जी के द्वारा एक मीटिंग की गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस पर सवाल उठाए गए सुशील गुप्ता के द्वारा, तो अब तीनों ही कैंडिडेट की नज़र, आम जनता की नज़र, क्या कहेगी जनता, क्या चाहती है जनता। मेरे साथ स्पेशली मौजूद हैं आज इस शो में अजय मल्होत्रा जी। और सर का एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो 35 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनका पत्रकारिता में है। भिवानी की पत्रकारिता और भिवानी की राजनीति की हर नब्ज जानते हैं। सर, पहला सवाल ये होता है आपसे कि शहर की जनता क्या चाहती है? शहर की जनता को अब पिछले तरह के कैंडिडेट चाहिए या थोड़ा बदलाव? नहीं, अब की बार तो पूरी तरह से ही बदलाव है। कई इसके कारण हैं। भिवानी की जनता हो चाहे प्रदेश की जनता हो, पहले के मुकाबले हर दौर में जनता में बदलाव आता है, जनता की सोच में बदलाव आता है। और भिवानी में ख़ास तौर पर नगर परिषद जो हमारे भिवानी की है, चाहे नगर पालिका रही है चाहे नगर परिषद रही है, भ्रष्टाचार का एक साया रहा है इसके ऊपर। और ये भ्रष्टाचार ये नहीं कि आज है, ये भ्रष्टाचार जब से नगर पालिका शुरू हुई थी और ख़ास तौर पर 90 के दशक में इस भ्रष्टाचार ने जोर पकड़ा भिवानी में और वो बढ़ता रहा। जनता उससे दुखी होकर चलती रही, अब उसकी अति हो गई। अब की बार जो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ ली गई, चाहे विकास के मामले में भ्रष्टाचार था, चाहे आपका रसीद घोटाला था, चाहे आपका चेक घोटाला था, एक नए तरीके का भ्रष्टाचार लेके आए अब की बार कि चेक से सीधा अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया, 14 करोड़ रुपया, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई बिल नहीं है। तो जनता बड़ी दुखी है इस भ्रष्टाचार को लेके। भिवानी की जनता जिस तरह का विकास चाहती है और उम्मीद भिवानी की जनता को रही है कि जो भी उनका जनप्रतिनिधि आए वो विकास के मुद्दे पर आए, क्योंकि भिवानी ने चौधरी बंसीलाल के टाइम भी अच्छा विकास देखा है। और अब एक स्थिति ऐसी आ गई नगर परिषद के अंदर कि लोग, यानी कि झटका लगा भिवानी की जनता को कि इस कदर भी कभी हो सकता है भ्रष्टाचार। तो सरकार ने एक अच्छा कदम जो लिया कि डायरेक्ट इलेक्शन रख दिया। चेयरमैन उन्होंने कहा भी, मुख्यमंत्री जी ने कहा भी हम डायरेक्ट चुनाव करवाएंगे। सरकार की भी ये सोच रही है पीछे कहीं ना कहीं कि जब पार्षद चुने जाते थे वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे। आप खरीद फरोख्त होती थी पार्षदों की, प्रजातंत्र है वैसे, पर प्रजातंत्र को भी रोन देते थे लोग। मतलब जनता चाहती नहीं थी, मजबूरन उन्हें ऐसे ऐसे कैंडिडेट को चेयरमैन के रूप में देखना पड़ता था जो उनके पास उनके लिए मजबूरी में बैठा रहता था उस सीट पर, उसकी मर्जी चलती रहती। एक तो जो चेयरमैन होते थे उनकी भी मजबूरी बन जाते थे ये पार्षद। अब एक चेयरमैन मान लो 2 करोड़ रुपए खर्च करके चेयरमैन बना, उसने 10-10 लाख रुपए इनको 20 पार्षदों को दे दिए, 2 करोड़ कमा उसने खर्च कर दिया, तो स्वाभाविक तौर पर वो भी फिर भ्रष्टाचार करेगा और उस पैसे को, ये तो है नहीं वही उसने दान में दिए हैं, वो भी फिर भ्रष्टाचार में शामिल हो जाता था। तो चेयरमैनों की भी जो कहीं ना कहीं मजबूरी भी रही कि उन्होंने भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ गए वो। और जनता ये सारा कुछ देख रही थी पर जनता के हाथ में कुछ नहीं था। अब सरकार ने ये फैसला किया कि हम डायरेक्ट चुनाव करवाएंगे, तो कहीं कुछ हद तक ब्रेक तो लगेगा इस चीज़ पे। और अब की बार जो पार्षद आएंगे, जो चेयरमैन आएंगे, वो पार्टियों से आएंगे। अब तक क्या होता था, एक आदमी चुना गया, उसने जाके कह दिया जी मैंने फलां पार्टी को समर्थन दे दिया और पार्टी ने मेरे को समर्थन दे दिया, तो वो उस पार्टी की गोदी में जा बैठता था, चाहे उसका उस पार्टी से कोई लेना देना ना होता। अब की बार क्या होगा कि वो पार्टी के सिंबल पर ही कहा जा रहा है लड़ेंगे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी में मंथन चल रहा है,
आपका भारतीय जनता पार्टी की भी आज और कल बैठक होनी है। आपने पहले ही कह दिया कि हम सिंबल पे अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। जेजेपी भी अपना भारतीय जनता पार्टी से टाई अप के उसमें आज अनूप धानक जी मंत्री आए हुए थे, वो कह रहे हैं हमारी बातचीत चल रही है। और इनेलो ने पहले ही कह दिया कि हम भी सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। तो जब एक कैंडिडेट पार्टी के लेवल पर आएगा उस पर एक चेक जरूर होगा। अगर आपका चेयरमैन पार्टी के लेवल पे नहीं आ रहा तो उसके ऊपर कोई चेक ही नहीं है, और वो किसी तरह से खाए पिए लोगों को लूटे, वो चल रहा था। अच्छा सर, बात करेंगे जिस तरीके से जनता की जुबान पर एक ही सवाल है, जिस भी गली में हम निकलते हैं, आप निकलते हैं, शायद आपके पास भी रोजाना 20 फ़ोन आते होंगे, 50 कॉल आते होंगे कि चेयरमैन कौन होने वाला है। तो शहर की जनता को ये चाहिए कि कैंडिडेट अब की बार कौन होने वाला है, उनके दिमाग पर ये चल रहा है। तो एक्सपीरियंस आपका राजनीति का रहा है इतने सालों का, क्या लग रहा है? बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहाँ निशाना लगाने वाली है और कौन कैंडिडेट होने वाला है बीजेपी से? भिवानी की जनता ने तो बड़ी भारी चोट खाई है भ्रष्टाचार की, तो वो ये चाहते हैं कि चाहे कोई भी पार्टी कैंडिडेट दे तो थोड़ी उसमें स्वच्छ छवि का हो। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी पे और भी ज़्यादा दबाव है, क्योंकि सत्ता पक्ष है। सत्ता पक्ष के चलते चेयरमैन भ्रष्टाचार में फंसा, उपाध्यक्ष भ्रष्टाचार में फंसा, तो सरकार ये चाहेगी स्वाभाविक तौर पर कि हमारी छवि ठीक रहे और आगे से ये दाग किसी तरह से हटाया जाए। तो पार्टी नेतृत्व की जहाँ तक बात है वो बड़ी ध्यान से फूक फूक कर कदम रख रही है। आज से 2 महीने पहले जो सिनेरियो था कैंडिडेट्स को लेके, भाई फलां आदमी बन सकता है क्या, उस सिनेरियो में भी बदलाव आ गया, क्योंकि सरकार के पैमाने बदल गए हैं अब पार्टी के। और उन्होंने मंथन में यही रहेगा कि कम से कम कैंडिडेट की छवि अच्छी हो। अगर वो छवि खराब होगी तो लोगों का बिल्कुल ही विश्वास उठ जाएगा व्यवस्था के ऊपर से। तो अच्छी छवि का हो। और जहाँ तक जिताऊ के लिए उसे जातीय समीकरण भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि भिवानी के अंदर जो राजनीति रही है कहीं ना कहीं जातीय समीकरण भी उसको प्रभावित करते हैं, क्योंकि पुराना शहर है ये। तो जो मुख्य जातियाँ हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा। पार्टी के प्रति उसकी लॉयल्टी भी देखी जाएगी कैंडिडेट की। अगर वो पार्टी के प्रति उसकी लॉयल्टी है क्या नहीं है, अगर वो जिता हुआ और पार्टी के प्रति लॉयल्टी नहीं है तो पार्टी उसको सामने नहीं लाएगी। मतलब कि विचारधारा पे भी काम होगा पार्टी। मजबूरी में अब की बार करना पड़ेगा सबको। अगर अब भी पार्टियों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, अगर सोच को अपनी पे जोर नहीं डाला और अच्छे कैंडिडेट्स को नहीं लाए, तो फिर जनता ज़्यादा दूर नहीं है विधानसभा चुनाव, उसका परिणाम आपको विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा और आपको इसी नगर परिषद चुनाव में भी दिखाई दे जाएगा कि जनता आपकी बार इस मूड में नहीं है कि उनके ऊपर कोई कैंडिडेट बिना छवि का और बुरी छवि का थोप दिया जाए। सर, ब्राह्मण समाज की बात करें तो वोट बैंक सबसे ज़्यादा रखता है अगर शहर की बात करें तो। दूसरी तरफ खट्टर साहब पंजाबी समुदाय से आते हैं, तो यूँ लग रहा है कि शहर में भी काफ़ी वोट बैंक है पंजाबी समुदाय का। तो इन दोनों समाजों में क्या लगता है, इनमें से हो सकता है कैंडिडेट या फिर राजपूतों की तरफ लुभेगी बीजेपी? देखो, जहाँ तक सरसरी तौर की बात है, भारतीय जनता पार्टी राजपूत पे भी विचार कर रही है, पंजाबी पे भी विचार कर रही है और ब्राह्मण पे भी विचार कर रही है, क्योंकि जहाँ तक वैश्य समाज का है तो उसका तो विधायक है ही। और सरप्राइज़ के रूप में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं किसी बैकवर्ड को भी आगे ला सकती है, क्योंकि बैकवर्ड जिसकी तरफ ध्यान नहीं है लोगों का, बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। और रही बात इन 3 मेजर कम्युनिटीज़ की, चाहे आप उसमें राजपूत हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे उसमें आपका ब्राह्मण हो, कई फैक्टर्स इसमें भी काम करेंगे। क्योंकि जब आम पार्टी ने एक तरह से घोषित कर ही दिया है, क्योंकि बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई हैं उनको, तो उन्होंने ब्राह्मण घोषित कर रखा है। और जजपा में भी देखो ब्राह्मण की तरफ से दबाव आ रहा है कि भी ये सीट जजपा को मिल जाए भाजपा से हटके, ताकि वो ब्राह्मण को उतारेंगे फिर वो भी। तो रही बात पंजाबीज़ की, विधानसभा और लोकसभा चुनावों के अंदर घनश्याम सराफ जी ने और सांसद धर्मवीर जी ने ये वायदा किया था, क्योंकि ये पंजाबी समुदाय के लोगों का कहना है कि हमें उन लोगों ने वायदा किया था कि आप हमें सपोर्ट कीजिए और आने वाले नगर परिषद चुनाव में फिर पंजाबी समुदाय को टिकट देने में वरीयता प्रदान की जाएगी।
तो वो चीज़ें भी पार्टी के जहन में हैं, भाई कल को ये वायदे कल नहीं उतरे खरे तो एक बैकफायर भी चीज़ें कर सकती हैं। तो क्या मान के चलें सांसद साहब और विधायक भिवानी के अड़े रहेंगे इस बात पर कि पंजाबी समुदाय को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए? मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा अड़े रहेंगे, क्योंकि समय के हिसाब से हालात भी बदल जाते हैं। कई बार आदमी जिस टाइम वोट की राजनीति भी होती है उस समय दबाव बनाने का प्रयास करता है, परंतु हालात जब नए आते हैं तो नई स्थिति पैदा हो जाती है, नए समीकरण बन जाते हैं। तो क्योंकि देखो जो नेता होता है उसके लिए तो सारे समुदाय लगभग बराबर हैं, चाहे वो राजपूत समुदाय है, चाहे पंजाबी समुदाय है, चाहे ब्राह्मण है, तो उनके लिए सभी बराबर हैं। तो वर्तमान हालात में अच्छा फिर सिर्फ इनके हाथ में भी नहीं रह जाएगा, तो ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो लीडरशिप है ऊपर, धनखड़ जी हैं, आपके मनोहर लाल जी हैं, या तावड़े जी हैं आपके प्रभारी हैं इनके, या फिर आरएसएस का भी एक हस्तक्षेप रहेगा। तो अब बड़ी सीरियसली वो लोग इस पे कर रहे हैं चर्चा। अब 2 दिन उनकी बैठकें भी हैं हिसार में, तो कोई ना कोई निकल के आएगी बात। और मेरे को लगता नहीं कि 1-2 बैठकों से कोई फैसला हो जाएगा। ये बड़ा डिफ़िकल्ट इशू है और हफ्ते से पहले कोई फैसला नहीं होने वाला। मतलब कि पेंच बड़ा फंस गया है अब जो हालात बने हैं उस हिसाब से। बड़ा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि अगर आपने एक तरफा किसी भी नेता ने एक पार्टी एक जाति को लेके समीकरण को लेके कोई फैसला ले लिया तो उसके लिए भी आगे वाले चुनाव में वो घातक साबित हो सकता है। तो जो सत्ता पक्ष है ख़ास तौर पे उन्हें ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी छवि कैसी है, कैंडिडेट की जाति क्या है, और उस जाति में भी उसकी पोजीशन क्या है। ये नहीं कि सिर्फ भाई आपने एक पंजाबी को बना दिया या एक राजपूत को बना दिया, वो अपनी समुदाय में भी एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है वो आदमी। तो ये भी बड़ी इश्यू रहेगा इस बार चुनाव में। आपने कहा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में बेशक एक टेक्निकल इशू चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि वासुदेव परिवार से ही कैंडिडेट आने वाला है। तो ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे हैं वासुदेव शर्मा, पूर्व मंत्री रहे हैं। तो क्या बीजेपी भी इसी समाज पे दांव खेलेगी तो फिर एक तरफा कांग्रेस राज करेगी, एक तरफा एक छत्र उनका सिक्का चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बारे में विचार कर रही है। भाई अगर आप ब्राह्मण को लाती है तो वो क्या करेंगे, इस बारे में उनका भी मंथन चल रहा है। और ये तो लगभग तय है कि वासुदेव शर्मा जी की पुत्रवधू आप पार्टी से अब तक जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो चुनाव लड़ेगी। और अगर 2 ब्राह्मण आते हैं सामने तो नो डाउट इसका असर होता है। और परंतु अगर भारतीय जनता पार्टी का एक अपना वोट बैंक भी है जो कास्ट से हटके भी है, जो ये नहीं देखता कि ये कैंडिडेट ब्राह्मण है या ये राजपूत है या ये पंजाबी है, वो उसको उस चीज़ का बेनिफिट भी है। और ये चीज़ वहाँ नहीं है, कमोबेश और पार्टियों में भी है थोड़ी बहुत। तो मुकाबला ये मान के चलो कि अब की बार कड़ा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस से भी ये लगभग तय है कि अब की बार एक वैश्य समाज से चेहरा आना है। बाबूराम भजन जी हमारे यहाँ एमएलए रहे हैं लंबा समय और उनकी भी अच्छी छवि है। और साथ में ही बंसीलाल परिवार का भी उनकी पुत्रवधू जो मीनू अग्रवाल हैं उन्हें है। और साथ ही जो वैश्य समाज है हमारे यहाँ पर, उसका एक दूसरे समुदायों से भिवानी में जुड़ाव रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो राजपूत हो। और यही कारण है कि भिवानी में कई बार वैश्य समाज के लोग एमएलए बने। घनश्याम जी 3री बार बने हैं, राम भजन जी 3 बार एमएलए बने हैं, सागर राम गुप्ता जी बने हैं, बनारसी दास गुप्त जी बने हैं। तो अब की बार वो आसान चुनाव नहीं है, कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या लगता है सर, जिस तरीके से 30 तारीख नॉमिनेशन की डेट स्टार्टिंग है और 4 तक चलेगा ये, उससे पहले ही कैंडिडेट आ जाएगा इन दोनों पार्टियों का? आम आदमी पार्टी भी हालांकि यूँ चल रहा है कि 28 तारीख के बाद कर सकती है घोषणा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का कैंडिडेट कब तक आ सकता है? लास्ट नॉमिनेशन की डेट किस बड़ी पार्टी की मानते हैं? मेरे को ये लगता है कि कैंडिडेट की जहाँ तक घोषणा भारतीय जनता पार्टी सबसे बाद में करेगी और आम पार्टी सबसे पहले करेगी, क्योंकि आम पार्टी ने अभी उभरती हुई पार्टी है, उसमें ज़्यादा दावेदारियाँ भी नहीं हैं। तो उन लोगों ने तो मन बना लिया है और लगभग तय है वासुदेव शर्मा जी की पुत्रवधू का कैंडिडेट के रूप में आना, क्योंकि उसने पिछले 1 साल से वो मेहनत भी कर रही हैं, फील्ड में भी हैं। रही बात कांग्रेस की,
तो कांग्रेस में तो अभी यही एक फैसला होना रह रहा है कि सिंबल पे चुनाव लड़ा जाए या ना लड़ा जाए। अगर ये चुनाव, और ज़्यादा उम्मीद है कि सिंबल पे लड़ा जाएगा। अगर सिंबल पे लड़ा जाता है तो कांग्रेस ने भी लगभग अपने आप को दिमागी रूप से, मेंटली रूप से नेताओं ने तैयार कर लिया है कि मीनू अग्रवाल कैंडिडेट बनना तय है। तो ऐसे में विधिवत घोषणा कांग्रेस की भी मेरे को लगता है कि 30 तारीख और 4 तारीख के बीच में हो जाएगी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, वो 4 तारीख तक भी ले जा सकती है मामले को, क्योंकि उनके ऊपर लोगों की निगाहें ज़्यादा हैं, सत्ता पक्ष है, उनके ऊपर दबाव भी ज़्यादा है उन्हें। और हाल ही के भ्रष्टाचार ने जो पार्टी की छवि ख़राब करी है, उससे भी उनको लड़ना है और अच्छा कैंडिडेट उनको देने के लिए उन्हें और भी उनके दावेदार भी ज़्यादा हैं। तो मेरे को ये लगता है कि भाजपा आखिरी में घोषित करेगी कैंडिडेट। अलायंस की बात करें, जेजेपी वैसे तो आज भी मीटिंग हुई और आगे भी मीटिंग चलनी है, ये क्या टिक पाएगा, बीजेपी के साथ जुड़ा रहेगा? भिवानी की बात करें तो भिवानी शहर में वोट बैंक बीजेपी की तरफ जा पाएगा अगर बीजेपी का कैंडिडेट चेयरमैन के लिए आता है? देखो, जहाँ तक भिवानी शहर की बात है कि जजपा का बहुत ज़्यादा प्रभाव शहर में नहीं है। ग्रामीण इलाकों में भिवानी विधानसभा में है जजपा का, तो वोट के हिसाब से इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ हद तक वोट ट्रांसफ़र भी होगा, पर ज़्यादा नहीं होगा ट्रांसफ़र, क्योंकि वोट ही ज़्यादा नहीं है। और यहाँ का जो जजपा का वोट है वो ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहा टिकट की, और टिकट बंटवारे में लगभग तय है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगी। तो वोट तो जो जिसने भाजपा को देना है, और जो जजपा का वोट है वो है ही नहीं कोई लंबा चौड़ा शहर में कम से कम। तो ये थे मेरे साथ अजय मल्होत्रा जी, काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है, अनुभव है। भिवानी की राजनीति की बात करें तो भिवानी के हर सीएम के साथ जुड़ा रहा है। भिवानी के चाहे मंत्रियों की बात करें, एमएलएस की बात करें, एमपी, सब लोग यहीं से होके इन्होंने इतना सब यूँ कहें कि पीएचडी कर रखी है उन लोगों पर। और भिवानी के नगर परिषद के इलेक्शन को भी देखते आए हैं, भिवानी में किन नेताओं ने विकास किया है, कितना विकास किया है, कितनी ज़रूरत है भिवानी के विकास की, वो सब चर्चाएँ भी इनके साथ होने वाली। आने वाले वक्त में बहुत सारे शोज आने वाले हैं सर के साथ। भिवानी के एनालिसिस जिस तरीके से इनके साथ बैठकर होने वाली है, आम जनता भी जरूरी उसको समझेगी। मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है ये शो आने वाले वक्त में, और हम कोशिश करेंगे कि जो बेहतर है भिवानी के लिए उस पर हम चर्चा करें। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। और आम जनता को मैं हमेशा सलाम करता हूँ, भिवानी की जनता सबसे समझदार है, तो ज़रूर लिखें आपके हिसाब से कौन कैंडिडेट हो सकता है। इस वीडियो को शेयर करते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।